नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो उसका डिस्कशन करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं और वो टॉपिक जो है वो थोड़ा टफ भी होता है। उस टफ टॉपिक को हम जो है वो बहुत ईजी तरीके से जो है वो समझते हैं ताकि हमारा पूरा दिन जो है बहुत अच्छे तरीके से जा सके। तो दोस्तों इसी कड़ी में हमारे पास में आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किसकी वजह से होता है, देन जो बैक्टीरिया होता है वो किसकी वजह किस तरीके का करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होती है, देन उसके बाद में जो है वो कितने टाइप का होता है, डुडेनल अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या होता है, पेप्टिक अल्सर का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, कैसे ये सारी चीज़ होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर निकल के आते हैं। 1 बाय 1 करके इन सब चीज़ों को जो है वो हम देखेंगे और आगे जो है वो बढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर इसका ऑलमोस्ट जो है वो इसके ईटियोलॉजी से लेके देन उसके टाइप, देन उसके बाद में जो है वो उसके मैनेजमेंट, देन क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट, इन सब से जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आते हैं। हर चीज़ को 1 बाय 1 करके जो है हम पढ़ेंगे और आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को जो है वो आज कंठस्थ करते हैं। कंठस्थ इन द सेंस कि जो भी इसके अंदर जो बारीकियां हैं या जो एग्जाम की दृष्टि से इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको 1 बाय 1 करके जो है वो यहाँ पे लेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है दोस्तों PUD, इसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, तो देखो दोस्तों, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ ओपन सोर। यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है वो क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ओपन स्पोर का। एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन स्पोर। जैसे अल्सर बन जाते हैं उसको बोलते हैं ओपन स्पोर। तो इसके अंदर जो है वो ओपन स्पोर या हम कहें कि अल्सर का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। और वो अल्सर कहाँ पे बनते हैं, वो अल्सर बनते हैं इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। यानी कि जो हमारे पास में स्टोमक की इनर लाइनिंग है वहां पे अल्सर बन जाते हैं। या फिर डुडेनम, और डुडेनम को क्या चीज होगी दोस्तों, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ से जो है हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है। देन उसके बाद हमारे पास में फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स में भी जो हो ओरोफेरिंग्स का पार्ट होता है। देन उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में आता है हमारे पास में स्टोमक, स्टोमक के बाद में चालू हो जाता है हमारे पास में दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डुडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। ये 3 पार्ट में हमारे पास में पूरी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश हो जाती है। उसके बाद में आता है हमारे पास में दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है सीकम और एक होता है कोलन। कोलन को फिर अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। किस तरीके से, कोलन को किया गया हमारे पास में असेंडिंग कोलन, देन ट्रांसवर्स कोलन, देन डिसेंडिंग कोलन, देन सिग्मोइड कोलन एंड देन रेक्टम। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फिनिश हो जाता है। यानी कि जैसे हम यहाँ पे जो है वो शुरुआत करें तो यहाँ पे जो है वो माउथ से हम शुरू करेंगे, देन माउथ से जो है वो सीधा चला जाता है ईसोफेगस, ईसोफेगस से जो है वो हमारे पास में चला जाता है दोस्तों स्टोमक, स्टोमक से जो हमारे पास में आ जाता है दोस्तों डुडेनम, डुडेनम के बाद में आ जाता है हमारे पास में दोस्तों जेजुनम, और जेजुनम के बाद में आ जाता है हमारे पास में इलियम, और इलियम के बाद में जो है वो हमारे पास में चीज़ आती है दोस्तों, इलियम के बाद में हमारे पास में जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन आती है। यहाँ पे आ जाता है सीकम वाला पार्ट, और उसके बाद में असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, देन डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। इस तरीके से जो है हमारे पास में इंटेस्टाइन का जो है वो पार्ट बनती है, उसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पेप्टिक अल्सर की डिजीज के अंदर क्या होता है, अल्सर फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर, अल्सर फॉर्मेशन होता है या तो स्टोमक के अंदर और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डुडेनम के अंदर जो है वो अल्सर हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं। देन और ईसोफेगस, और कुछ जगह जो है वो ईसोफेगस में भी जो है वो हमारे पास में क्या होता है, अल्सर बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पेप्टिक अल्सर डिजीज। और ये अल्सर जो है वो किसकी वजह से बनते हैं, ये अल्सर बनते हैं स्पेशली जो है हमारे पास में स्टोमक एसिड। और स्टोमक एसिड कौन सा होता है दोस्तों, HCl। स्टोमक एसिड जो है वो कौन सा होता है, HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी कि सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम या HCl की वजह से जो है वो हमारे पास में इंटेस्टाइन का या तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट या फिर जो है वो हमारे पास में स्टोमक की अंदर वाली जो लेयर होती है उसके अंदर अल्सर बन जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पेप्टिक अल्सर डिजीज। यही जो है वो यहाँ पे कहना चाह रहा है। पेप्टिक अल्सर डिजीज इज द कंडीशन है जिसमें कैरेक्टराइज होता है, क्या होता है,
फॉर्मेशन हो जाता है ओपन स्पोर का, या कहते हैं कि फॉर्मेशन हो जाता है अल्सर का, कहाँ पे, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है, या फिर डुडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन उसके अंदर, या इसोफेगस के अंदर जो है वो अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं। और वो अल्सर का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, वो हमारे पास में स्टोमक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से जो है वो होता है। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो जीआईटी ट्रैक्ट है, या हम कहें कि जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, या उसकी जो है वो लेयर की सेक्शन काट के देखें तो उसके अंदर जो है वो 4 लेयर प्रेजेंट होती है। 4 लेयर कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, सबसे बाहर वाली होती है दोस्तों सीरोसा। ये बेसिकली जो है वो किसकी बनी होती है, ये फाइबर टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, टिश्यू की हमारे पास में एक बुलेट सीरीज की बहुत अच्छी क्लास आने वाली है, अभी 1-2 दिन में जो हम टिश्यू को करेंगे, और पूरे टिश्यू लेंगे, एपिथेलियम की अलग क्लास लेंगे, देन मस्कुलर की अलग क्लास लेंगे, देन उसके बाद मस्कुलर की अलग होगी, कनेक्टिव टिश्यू की अलग हो जाएगी, एंड नर्वस सिस्टम की हमारे पास में जो है वो अलग हो जाएगी। यानी कि हर टिश्यू की जो है वो एक एक क्लास जो है वो फिनिश करेंगे। तो जो सीरोसा है सबसे आउटर लेयर होती है, और ये बेसिकली जो है वो फाइबर्स टिश्यू की जो है वो बनी हुई होती है। सेकंड आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मसल्स लेयर। ठीक है, मसल्स लेयर जो है वो बनी होती है हमारे पास में जितने भी माउथ से लेके हमारे पास में रेक्टम तक है। मसल्स लेयर जो है वो 2 तरीके की होती है, एक होता है सर्कुलर यानी कि राउंड शेप में, और एक होते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूनल, यानी कि एक सर्कुलर होती है और एक लॉन्गिट्यूनल होती है। यानी कि इसको हम समझें कि बाहर वाली होगी सीरोसा लेयर, जैसे ये हमारे पास में जो है वो सीरोसा लेयर आउट वाली होगी, देन उसके बाद ये मस्कुलर 2 टाइप की है, तो एक तो होती है सर्कुलर इस तरीके से होती है, और एक लॉन्गिट्यूनल होती है। तो 2 लेयर में जो है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन ध्यान रखना, स्टोमक में जो है वो 3 लेयर में प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूनल और ऑब्लाइक, एक तिरछी वाली भी होती है। तो स्टोमक में जो हमारे पास में मस्कुलर लेयर होती है वो 3 टाइप की होती है, बाकी सब जगह जो है वो 2 टाइप की होती है, याद रह जाएगा। उसके बाद तीसरी लेयर, बाहर से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, थर्ड लेयर आ गई दोस्तों सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली लेयर होगी दोस्तों म्यूकोसा। तो इसके अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो सबसे इनर लेयर वाली होती है, कौन सा दोस्तों, म्यूकोसा, सबसे इनर लेयर होती है, वो डैमेज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों पेप्टिक अल्सर डिजीज। क्लियर हो गया। अब ये होगी कहां पे, ये स्टोमक के पार्ट में हो सकती है, या फिर डुडेनम, ये जो हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डुडेनम में हो सकती है, या फिर जो है वो इसोफेगस में जो है यहाँ पे अल्सर हो सकता है, उसको हम कहेंगे दोस्तों पेप्टिक अल्सर डिजीज। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारे पास में इसोफेगस, देन ये हो गया हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोमक को भी जो है वो 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, ऊपर वाला पार्ट होता है दोस्तों फंडस, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में फंडस। उसके बाद में जो नीचे वाला जहां पे डुडेनम अटैच होती है ये पार्ट होता है हमारे पास में पाइलोरस, और सबसे ज्यादा अल्सर जो है वो पाइलोरस पार्ट में ही जो है वो होता है। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो होता है हमारे पास में दोस्तों बॉडी। तो इस तरीके से जो है वो इसके पार्ट है, पार्ट हम देखेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं, तो पेप्टिक अल्सर के जो है बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। अब ये 3 टाइप्स कौन कौन से हो गए, अकॉर्डिंग टू लोकेशन के आधार पे जो है वो 3 टाइप होते हैं। पहला आ गया हमारे पास में गैस्ट्रिक अल्सर, किसी चीज को रटो मत, नाम से सारी चीजें जो है वो क्लियर आ जाएगी। पहला है हमारे पास में गैस्ट्रिक अल्सर। अब गैस्ट्रिक अल्सर कौन सा है, यानी कि अल्सर कहां पे होंगे, अल्सर होंगे हमारे पास में स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है वहां पे। इनर लाइनिंग तो आएगा ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में स्टोमक में अल्सर होगा उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। सेकंड आ गया हमारे पास में डुडेनल अल्सर, ये जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का होता है, जहां पे डुडेनम अटैच होती है वहां पे अगर अल्सर होगा उसको बोलेंगे डुडेनल अल्सर। तीसरा होता है हमारे पास में इसोफेजियल अल्सर, बहुत कम जो है वो देखने को मिलेगा, जो लोअर इसोफेजियल पार्ट है वहां पे जो एसिड रिफ्लेक्स आता है, यानी कि जो कंटेंट हमारे पास में स्टोमक है वो अगर ऊपर की साइड में जाएगा तो डुडेनल अल्सर जो है वो होने की संभावना है। तो इस तरीके से हमारे पास में अल्सर को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सा, गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा होगा डुडेनल अल्सर, और तीसरा होगा हमारे पास में इसोफेजियल अल्सर। इस डायग्राम से देखोगे तो सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास में स्टोमक और उससे आगे और पीछे वाला जो है वो पार्ट हो गया। यहां से यहां तक देख रहे हो, ठीक है, यहां से यहां तक देखोगे, यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है वो आ गया हमारे पास में स्टोमक पार्ट। क्लियर। ये ऊपर वाली चीज देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में इसोफेगस, और ये जो इधर नीचे वाली चीज है ये हो गई हमारे पास में डुडेनम।
क्लियर। अब देखो हम स्टोमक के पार्ट पढ़ते हैं। स्टोमक के पार्ट में हमारे पास में जो है वो स्टोमक की 3 पार्ट बने हुए हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले जो इसोफेगस के पास में जो उभरा वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं दोस्तों फंडस, यानी कि जो उभरा वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया हमारे पास में फंडस। सेकंड चीज आ गया हमारे पास में जो कर्व वाला भाग है, ठीक है, जो कि कहां से जुड़ा हुआ? डुडेनम से जुड़ा हुआ, इसको हम बोलते हैं दोस्तों पाइलोरस पार्ट। और जो बाकी बचा पार्ट वो हो गया हमारे पास में दोस्तों बॉडी। जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो गया हमारे पास में बॉडी पार्ट। क्लियर। यहां से देख सकते हो बॉडी ऑफ द स्टोमक। उसके बाद में यहाँ पे 2 कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं। जो बाहर में बड़े वाला है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, और जो अंदर वाला स्मॉल वाला जो कर्व होता है उसको हम बोलते हैं लेजर कर्वेचर। यानी कि 2 यहाँ पे जो है वो कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर और लेजर कर्वेचर। क्लियर है। अब देखो अल्सर जो है वो 3 टाइप से कैटेगरी में किया गया है। पहला हो गया हमारे पास में पेप्टिक अल्सर या हम कहें गैस्ट्रिक अल्सर। तो अगर अल्सर जो है वो हमारे पास में स्टोमक में होगा, ठीक है, अल्सर जो है वो स्टोमक में होगा तो उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। क्लियर है। सेकंड वाला हो गया हमारे पास में डुडेनल अल्सर। अगर हमारे पास में डुडेनम के अल्सर में होगा उसको हम बोलेंगे डुडेनल अल्सर। और तीसरा हो गया इसोफेजियल अल्सर, यानी कि यहां पे एसिड बन गया तो यहां पे लोअर स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कार्डियक स्पिंक्टर्स भी बोलते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कार्डियक स्पिंक्टर्स। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कार्डियक स्पिंक्टर तो कार्डियक में प्रेजेंट होना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, जो इसोफेगस का लोअर वाला जो स्पिंक्टर होता है उसको हम लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर के नाम से भी जानते हैं और कार्डियक स्पिंक्टर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, कार्डियक स्पिंक्टर कंफ्यूज मत होना। अगर कार्डियक स्पिंक्टर्स या लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो जो एसिड है वो अंदर ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से इसोफेगस में भी जो है वो अल्सर हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड इसोफेजियल अल्सर। देन उसके बाद में हमारे पास में इसकी कैटेगरी जो है वो तीनों आ गई। कौन कौन सी? गैस्ट्रिक अल्सर आ गई, डुडेनल अल्सर आ गई एंड आगे हमारे पास में इसोफेजियल अल्सर। इसमें इतना ज्यादा जो है वो रटने की जरूरत नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि अल्सर जो है वो कहां पे होगा? इनर लाइनिंग में तो होगा ही होगा, लेकिन अल्सर कहां पे होगा दोस्तों? स्टोमक में अल्सर होगा। सेकंड आता है हमारे पास में डुडेनल अल्सर। डुडेनल अल्सर में हमारे पास में अल्सर कहां होगा? इनर लाइनिंग तो होगी लेकिन डुडेनम वाले पार्ट में होगी, और ये सबसे जो है वो कॉमन आता है। थर्ड आता है हमारे पास में इसोफेजियल अल्सर, जो कि हमारे पास में जो इसोफेजियल रिफ्लेक्स है वो बैक साइड में हो जाता है, तो वहां पे जो है वो होता है उसको हम बोलते हैं इसोफेजियल अल्सर। आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो समझने के बाद आपको या ये डायग्राम देखने के बाद कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाता है कोजेज एंड रिस्क फैक्टर। कोजेज इन द सेंस कि हमारे पास में जो स्टोमक अल्सर है या जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो किसकी वजह से होता है? तो सबसे मेन कोजेज होता है दोस्तों कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है या स्टोमक अल्सर है उसके लिए एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, या शॉर्ट फॉर्म में हो गया एच पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर से बन गया एच और पाइलोरी आ गया, ठीक है। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की जो है वो इन्फेक्शन की वजह से जो है वो पेप्टिक अल्सर होते हैं। देखिए मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी कि पेप्टिक अल्सर का जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो कोज क्या होता है दोस्तों? वो होता है एच पाइलोरी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको ध्यान में रखना है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? दैट इज कॉल्ड स्टोमक अल्सर के लिए। और ये बैक्टीरिया जो हमारे पास में, दिस बैक्टीरिया वीकेन द प्रोटेक्टिव मसल्स लेयर। ये क्या करता है कि जो हमारे पास में जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको वीक कर देता है। अब प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होगी दोस्तों? म्यूकस लेयर है, उसको वीक कर देगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो एसिड उसको अच्छे तरीके से जो है वो डैमेज कर देगा और स्टोमक लाइनिंग को जो है वो खत्म कर देगा। समझ में आ गया? मोस्ट कॉमन कोज होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज का या हम कहें गैस्ट्रिक अल्सर का, वो होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। एच पाइलोरी जो है वो बैक्टीरिया होता है, इसके बारे में भी जो मैं डिटेल से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एच पाइलोरी जो है वो क्या होता है दोस्तों? बैक्टीरिया होता है। एच पाइलोरी जो है वो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया होता है। और ये जो है दोस्तों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और फ्लेजिलेटेड होता है। फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया होता है, यानी कि ऐसे जो रोड शेप होता है, रोड शेप होता है, ठीक है। तो यानी कि बैक्टीरिया जो है वो इस तरीके का होगा और इसके चारों तरफ इस साइड में जो है वो फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है वो हमारे पास में ग्राम नेगेटिव जो है वो बैक्टीरिया होता है। ये दिख रहा है आपको? तो ये इस तरीके से जो हमारे पास में बैक्टीरिया है, तो ये हमारे पास में एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, न कि वायरस होता है, और ये ग्राम पॉजिटिव होता है, ये फ्लेजिलेटेड होता है और रोड शेप जो है वो होता है।
पहले जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया था इसको कंपाइलोरी बैक्टीरिया के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। पहले जो है वो इसको कंपाइलोबैक्टर, एच पाइलोरी बैक्टर को कंपाइलोबैक्टर के नाम से भी जो है वो जानता था, आल्सो नोन एज, याद रखना दोस्तों, बैक्टर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये बैक्टीरिया है वो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको जो है वो डिस्कवर कब किया गया था? डिस्कवर जो है वो किया गया था 1983 के अंदर। और 1983 के अंदर जो गैस्ट्रिक अल्सर था, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर से ही जो है उसको आइसोलेट किया गया था। और इसको जो है वो दो हमारे पास में जो थे फिजिशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। एक का नाम है हमारे पास में बेरी मार्शल, ठीक है, और दूसरे का नाम था रॉबिन वारेन। इन्होंने जो है वो 1983 में जो है वो इसको डिस्कवर किया था। और इसके लिए जो है वो 2005 में इनको जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है, 2005 में जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नोबेल प्राइज किस में दिया गया था दोस्तों? नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन के अंदर। तो नोबेल प्राइज जो है वो 2005 में दिया गया था। बेरी मार्शल एंड रॉबिन वेरिन ने इन्होंने गैस्ट्रिक अल्सर से 1983 में जो है वो इसको डिस्कवर किया था। और ये जो है वो बेसिकली हमारे पास में जो है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से जो है वो होता है। क्लियर है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट लिखना चाहो लिख लो, काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए दोस्तों? गैस्ट्रिक अल्सर के लिए। सेकंड क्या क्या कॉज हो सकते हैं? ये तो हो गया मेन जो है वो हमारे पास में बैक्टीरिया होता है जो कि गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो कोज करवाता है, ये तो हमारे पास में मेन बैक्टीरिया है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? अगर क्लाइंट काफी ज्यादा जो है वो NSAID ड्रग्स काम में लेते हैं। जब मैंने NSAID ड्रग्स पढ़ाई थी तभी भी मैंने बताया था, और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, NSAID ड्रग्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे कि एस्प्रिन है, कार्डियक वाले पेशेंट जो है वो लेते हैं, आइबोप्रोफेन है, ये कुछ ऐसी ड्रग्स आती है जो कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। ये भी जो है वो बेसिकली हमारे पास में जो स्टोमक की लेयर है, अंदर जो इनर लेयर होती है उसको डैमेज कर देती है और गैस्ट्रिक अल्सर को जो है वो कोज कर देती है। रेगुलर यूज ऑफ NSAID, अब कई बार कंडीशन क्या आती है दोस्तों? NSAID ड्रग्स जो है वो लंबे समय तक भी लेनी पड़ सकती है। जैसे कोई क्लाइंट कार्डियक डिजीज से सफर कर रहा है तो लाइफ लॉन्ग उसको NSAID ड्रग्स जो है वो लेनी पड़ सकती है। तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है वो बेसिकली हमारे पास में जैसे कि आइबोप्रोफेन है, एस्प्रिन है, ये क्या करते हैं? इरिटेट द स्टोमक लाइनिंग को जो है वो इरिटेट कर देती है एंड कोज अल्सर जो है वो अल्सर बना देती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास में एक्सेस स्टोमक एसिड प्रोडक्शन, यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन आती है जैसे जोलिंगर एप्सिलॉन सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर जो है वो एक ट्यूमर बन जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एसिड प्रोडक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइपर एसिडिटी बोल दो या एक्सेस स्टोमक एसिड प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स एक्सेस स्टोमक एसिड प्रोडक्शन होगा तो हाइपर एसिडिटी होती है। और ये किस में देखने को मिलता है? कुछ कंडीशन रहती है जैसे जोलिंगर इल्यूशन सिंड्रोम। अब जोलिंगर इल्यूशन सिंड्रोम जो है वो इसमें क्या होता है कि एक रेयर टाइप का जो है वो ट्यूमर बन जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव एसिड जो है वो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो HCl है उसका प्रोडक्शन बहुत मात्रा में जो है वो बढ़ जाता है इसके अंदर। और कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जैसे स्मोकिंग या एक्सेसिव अल्कोहल, कैफीन या स्पाइसी फूड लेंगे, कंटिन्यू लेंगे तो भी जो है वो हमारे पास में एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चाय पीने वालों को जो है वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने वालों में भी जो है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हमारे पास में एसिड प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है? तो पहला तो था हमारे पास में एच पाइलोरी यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। सेकेंड था कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जैसे NSAID ड्रग्स बहुत लंबे समय तक लोगे तो ये हमारे पास में स्टोमक की लेयर को जो है वो डैमेज कर देंगे, देन अल्सर हो जाएगा। तीसरा हमारे पास में कई बार हाइपर एसिडिटी की जो है वो आ जाती है, जैसे कि जोलिंगर इल्यूशन सिंड्रोम आता है, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लोगे या बहुत ज़्यादा कैफीन ले लोगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ले लोगे तो हाइपर एसिडिटी की जो है वो दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्ट्रेस एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्रोनिक स्ट्रेस रहता है या फिर इरेगुलर ईटिंग हैबिट रहती है तो HCl का जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अल्सर होने के चांसेज भी जो है वो ज़्यादा होंगे। क्लियर है? जैसे कि क्रोनिक अल्सर, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स और स्मोकिंग, ये क्या करते हैं? इंक्रीज अल्सर रिस्क
को जो है वो बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं दोस्तों? क्योंकि ये HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, एसिडिटी जो है वो ज़्यादा जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। आपने देखा होगा स्ट्रेस के टाइम पे जो है वो एसिडिटी भयंकर हो जाती है। नेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर इन द सेंस, अगर किसी फैमिली में किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है तो उसमें चांसेज होते हैं कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी जो है वो अल्सर होने के चांसेज जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्सर इंक्रीज द रिस्क। अगर किसी फैमिली में किसी को है, माता पिता को है, तो बच्चों में भी इसके होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के जो है वो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो देखो, आपको बेसिकली पता ही है कि अगर अल्सर ज्यादा हो जाता है तो हाइपर एसिडिटी में आपको बताया खट्टी खट्टी जो है वो डकारें आती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो पेन होता है, और ये पेन जो है वो नाइट टाइम पे सबसे ज्यादा होगा। जैसे आप कुछ हल्का फुल्का खा लोगे, नॉर्मल खाना खा लोगे तो ये रिलीव भी हो जाएगा। नोजिया, वोमिटिंग, बर्निंग सेशन, वेट लॉस, ये सारी चीजें हो जाती है। 1 बाय 1 करके इसको लेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला आ जाता है बर्निंग एंड गेनविंग पेन ऑफ द अपर अब्डोमन, और मोस्ट जो है वो कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन जो है वो पेप्टिक अल्सर का जो है वो क्या होता है दोस्तों? पेन ही होता है। और पेन कौन सा होता है दोस्तों? बर्निंग सेंसेशन का जो है वो पेन होगा, और वो कब होगा? वो कहाँ पे होता है? अपर एब्डोमन। अगर हम एब्डोमन के जो है वो पार्ट करेंगे तो जो अपर एब्डोमन है, यानी कि जस्ट यहाँ पे जो है वो हमारे पास में पेन होता है, उसको हम कहते हैं बेसिकली ये कि ये पेप्टिक अल्सर का जो है वो पेन होगा। देन उसके बाद पेन दैट वर्सेंस एन एम्प्टी स्टोमक और एट नाइट, और जैसे जैसे स्टोमक एम्प्टी होगा या नाइट टाइम पे जो है वो पेन जो है वो इंक्रीज इंटेंसिटी में आपको देखने को मिलेगा। या तो जितना स्टोमक खाली रहेगा, और खाली कब रहता है? नाइट टाइम पे। तो नाइट टाइम पे या स्टोमक खाली रहेगा तो पेन की इंटेंसिटी या हम कहें कि उसकी सीवियरिटी जो है वो आपको इंक्रीज मिलेगी। नेक्स्ट, रिलीफ विथ ईटिंग। जैसे ही कुछ हल्का फुल्का खा लोगे, ठीक है, स्पेशली डुडेनल अल्सर में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही कुछ हल्का फुल्का जो है वो खा लोगे, देन उसमें जो है वो पेन में रिलीफ मिलेगा। और अगर पेन विथ ईटिंग, अगर खाने के बाद में भी जो है वो पेन रहता है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर में जो है वो देखने को मिलेगा। अभी इन दोनों के डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि खाने के बाद जो हो पेन कौन से अल्सर में जो है वो रिलीफ होगा। अगर डुडेनल अल्सर है तो जैसे आप कुछ खाना खा लोगे, क्यों? क्योंकि जैसे आप कुछ खाना खा लोगे तो जो हमारे पास में पाइलोरिस रीजन में जो है वो एसिड बना हुआ था वो काम में आ जाता है, ठीक है, तो फिर काफी ज्यादा जो है वो रिलैक्स होगा। देन उसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग। ऑफ कोर्स नोजिया वोमिटिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग आपको पता है पेट में जो है वो गुड़ 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 हमेशा रहती है। एंड ब्लीचिंग एंड इनडाइजेशन। आपको पता ही है HCl का प्रोडक्शन होगा या HCl जो है वो ज्यादा सीक्रेट होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन अनएक्सप्लेनेड वेट लॉस, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्लाइंट कि वेट लॉस जो हो क्यों रहा। उसका बेसिक रीजन है कि आदमी जो है वो कम खाना चालू कर देता है। अब जब कम खाना का चालू होगा तो उसमें ये चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ब्लड इन वोमिट, जिसको हम बोलते हैं हेमेटोमेसिस, ठीक है। अगर वोमिटिंग के अंदर जो है हमारे पास में ब्लड आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हेमेटोमेसिस। और अगर ब्लैक कलर का आ रहा है तो वो बेसिकली जो है वो किसको इंडिकेटेड करता है? हमारे पास में गैस्ट्रिक अल्सर को। और अगर टेरी स्टूल या जिसको हम कहते हैं मिलेना, मिलेना में क्या होता है दोस्तों? ब्लड इन स्टूल, वो हमारे पास में जो है वो इंडिकेटेड करता है ब्लीडिंग अल्सर को। अगर हमारे पास में डुडेनल अल्सर है तो हमारे पास में मिलेना देखने को मिलेगा, और अगर गैस्ट्रिक या इसोफेजियल अल्सर है तो हमें जो है वो हेमेटोमेसिस देखने को मिलेगा। अभी दोनों में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे जो है वो, या दोनों में जब हम डिफरेंशिएट देखेंगे तो वहां पे आएगा। ये वैसे आपको बताइए कि वोमिटिंग के साथ ब्लड आएगा, ठीक है ना, तो हेमेटोमेसिस कहलाता है, और ये बेसिकली जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर या इसोफेजियल अल्सर में देखने को मिलेगा। देन डुडेनल अल्सर तो जो हो बहुत नीचे चला गया, वहां से तो वोमिटिंग में जो हो ब्लड नहीं आएगा। वो ब्लड जो हो वो कहां चला जाएगा? इंटेस्टाइन में चला जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में वो जो है वो स्टूल के थ्रू निकलता है, जिसको हम बोलते हैं मेलेना। तो मेलेना जो है वो बेसिकली डुडेनल अल्सर में देखने को मिलता है, और हेमेटोमेसिस जो है वो गैस्ट्रिक एंड इसोफेजियल अल्सर में देखने को मिलता है। किसी चीज को रटो मत, बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो समझने की देर है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारे जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर उस अल्सर को ठीक नहीं किया तो कंटिन्यूस जो है ब्लीडिंग हो सकती है। कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो जाएगी तो क्लाइंट जो है वो एनीमिया या हम कहें कि लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज की कंडीशन में जो है वो जा सकता है। सेकंड, परफोरेशन। कोई भी अल्सर अगर आप ठीक नहीं करोगे तो वहां पे जो है वो परफोरेशन हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, वो पूरे इंटेस्टाइन में या पूरी पेरिटोनियम में जो है वो इन्फेक्शन कोज कर सकता है। नेक्स्ट, अगर वहां पे जो है वो हमारे पास में
गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, स्वेलिंग हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, तो खाना जो है वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी जो है वो कॉज कर सकता है। तो वन बाय वन करके इसके कॉम्प्लिकेशन को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन आ गया दोस्तों ब्लीडिंग। आपको बताइए कि जब म्यूकस लेयर जो है वो डैमेज हो जाएगी तो वहां से जो है ब्लड बाहर निकल जाएगा और इट कैन कोज एनीमिया, एनीमिया कोज कर देगा। ऑफ कोर्स ब्लड लॉस हो रहा है तो वो एनीमिया को कोज करेगा ही करेगा। एंड लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज, लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज को भी जो है वो कोज कर देगा। नेक्स्ट परफोरेशन, अगर किसी भी अल्सर को जो है वो ट्रीट नहीं किया गया तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा और वो जो है वो इंटेस्टाइन में या जो सराउंडिंग टिश्यू है वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन कोज कर देगा। द अल्सर कैन क्रिएट ए होल, अल्सर जो है वो एक होल क्रिएट कर देगा इन द स्टोमक, स्टोमक के अंदर जो है वो एक होल क्रिएट कर देगा और इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि क्या करेगा दोस्तों, पेरिटोनाइटिस करवा सकता है। पेरिटोनाइटिस क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। नेक्स्ट गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर हमारे पास में पेप्टिक अल्सर को ठीक नहीं किया गया तो वहां पे जो है वो स्वेलिंग होके जो गैस्ट्रिक आउटलेट है, जो पाइलोरिक रीजन है वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो खाना वहीं पे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, खाना आगे की तरफ जो है वो नहीं जाएगा। क्या होगा दोस्तों, स्वेलिंग और स्केरिंग कैन को ब्लॉक फूड फ्रॉम पासिंग इनटू द इंटेस्टाइन, यानी कि जो खाना आगे की तरफ जा रहा है उसको जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये जो है वो बेसिकली हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर, इसके बारे में भी काफी बार एग्जाम में जो हो पूछा गया था। डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, इवन यूरिया ब्रेथ टेस्ट, वो किसके लिए किया जाता है। अब ऑप्शन देखो कैसे कैसे आते हैं, ऑप्शन में आ जाता है इंक्रीज ब्लड इन यूरिया या रीनल डिजीज, लास्ट में दिया हुआ आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज। और किसी भी क्लाइंट या किसी भी बच्चे का जो हो वो वहां तक ध्यान ही नहीं जाता, जिसने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है वो यहाँ कैसे हो सकता है स्टोमक में। तो इसके डायग्नोसिस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। डायग्नोसिस में हम क्या क्या करवा सकते हैं, पहला हम करवा लेंगे दोस्तों एंडोस्कोपी, ठीक है, एंडोस्कोपी, इसोफेजियल गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी, जहां तक अगर सिर्फ गैस्ट्रिक तक जा रही है उसको हम एंडोस्कोपी बोल देंगे, अगर वो डुडेनम तक जा रही है तो वो हमारे पास इसोफेगस से होते हुए गैस्ट्रिक से होते हुए डुडेनम तक जा रही है उसको हम बोल देंगे इसोफेजियो गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी। देखो नाम से पता चला, इसोफेजियो इसोफेगस के थ्रू जा रही है, गैस्ट्रो स्टोमक में जा रही है एंड डुडेनम में जा रही है और उसका विजुअलाइजेशन दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्कोपी। स्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। तो कोई भी ट्यूब अंदर जो है वो डाल के जो है वो देखा जाता है, आगे जो है वो कैमरा लगा होता है जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन होता है। और जैसे इसोफेगस में देन डुडेनम देन गैस्ट्रिक में देन डुडेनम में जाके वहाँ की जो हो पिक्चर कलेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी या हम कहते हैं इसोफेजियो गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, इसका भी जो है इमेज बना रखी थी मैंने, देखते हैं एक इमेज होगी यहाँ पे, ये लो, ये देखो ये हो गया हमारे पास में एंडोस्कोपी। देखो यहाँ पे जो है वो आगे की तरफ जो है वो स्टोमक कैमरा लगा हुआ था, ये देखो ये हो गया हमारे पास में, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था आगे की साइड में जिसकी वजह से जो है विजुअलाइजेशन हो रहा है। और ये हम माउथ से डालते हैं, देन इसोफेगस में, देन गैस्ट्रिक में एंड डुडेनम तक डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं इसोफेजियो गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी, इसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास में एच पाइलोरी टेस्ट। एच पाइलोरी टेस्ट में हम जो है उसको हम कहते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम जो है पहले कैप्सूल जो है वो डालते हैं जिसमें हमारे पास में जो है वो आइसोटोप जो है वो कार्बन वाला जो है वो कैप्सूल होता है, यानी कि C13 वाला यूरिया वाला जो है वो कैप्सूल हम खाने के लिए देते हैं। वो क्या करता है CO2 और अमोनिया उससे जो है वो कॉम्बिनेशन करता है, और कॉम्बिनेशन करेगा तो CO2 जो हो बेसिकली जो हो कार्बन वैसे 12 मॉलिक्यूल्स का होता है, लेकिन ये जो आइसोटोप वाला 13 वाला है वो हम टेस्ट करके देते हैं। तो उसमें हमारे पास में एक जो है वो छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम फूंक मार के जो है वो यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है वो देखते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज या कहें हम गैस्ट्रिक अल्सर के लिए जो है वो किया जाता है। काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इसमें स्टूल एंटीजन, स्टूल के द्वारा भी जो है उसका भी एंटीजन जो है वो देख सकते हैं। स्टूल एंटीजन टेस्ट जो है वो उसकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, अप्रोक्सीमेटली 85% जो है वो उसकी एक्यूरेसी होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज को फाइंड आउट करने की। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो है वो किसकी होती है, स्टूल एंटीजन टेस्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी जो है वो गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज है तो स्टूल का जो है वो कोई रोल नहीं होगा। बिल्कुल होगा दोस्तों, क्योंकि जो एच पाइलोरी कंटेंट है वो कहाँ जाएंगे, डुडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, स्टूल के थ्रू तो बाहर निकलेंगे।
तो स्टूल एंटीजन टेस्ट जो है वो भी किया जाता है, उसमें हम स्टूल स्पेसिमेन लेते हैं, उसका टेस्ट किया जाता है और इसकी एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, 85% होती है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है ध्यान जाता ही नहीं है कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट तो हमारे पास में किडनी या हम कहें कि ब्लड से रिलेटेड है, इसमें हम जो है वो नहीं जा पाते। नेक्स्ट आ जाता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में यूपीटी किट आता है, ठीक है, या हम कहें कि ट्रोप्टिक किट आता है, वैसे ही जो है वो ये छोटा सा किट आता है, ये देख रहे हो आप, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, किट है। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो अक्षर होते हैं, एक सी आता है और एक जो है वो टी आता है। यहाँ पे हम ब्लड की जो है वो 2-4 बूंद यहाँ पे डालते हैं। 2-4 बूंद डालने के बाद में क्या आता है दोस्तों कि अगर एक सी लाइन आती है तो ये होती है कंट्रोल लाइन, ठीक है, कंट्रोल रीजन इसको बोलते हैं, सी लाइन है। बाकी टी जो है वो हमारे पास में आती है तो टेस्ट लाइन। अगर ओनली सी लाइन है तो सी लाइन तो आना जरूरी है ही है। सी लाइन ये होती है कि किट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल रीजन, ठीक है। तो कंट्रोल रीजन सी लाइन तो जो है वो आना जरूरी है। तो सी लाइन जैसे आ गई इन द सेंस कि ठीक है, किट जो है वो सही है, आगे कोई लाइन नहीं आई इन द सेंस नेगेटिव है, यानी कि एच पाइलोरी टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। अगर एक अच्छी खासी लाइन आती है या एक लाइट लाइन आती है तो भी वो टेस्ट क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। सी लाइन आना जरूरी है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सी लाइन नहीं है इन द सेंस वो किट ही खराब है, उसको तो आप फेंक दो। देखो लास्ट वाला देखो, इनवैलिड। इनवैलिड में क्या है दोस्तों, सी लाइन अपीयर ही नहीं है, सी लाइन अपीयर नहीं है मतलब कंट्रोल लाइन अपीयर ही नहीं है। अब कंट्रोल लाइन अपीयर नहीं है मतलब ये किट ही खराब है। अगर टी लाइन आ गई, सी लाइन नहीं है तो इसको इनवैलिड माना जाएगा क्योंकि किट खराब है, ठीक है। सी लाइन तो आना जरूरी है। अगर सी लाइन आ गई बाकी कोई लाइन नहीं आ गई इन द सेंस नेगेटिव है, यानी कि किट एकदम सही है लेकिन टेस्ट नेगेटिव है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन नहीं है। और अगर गहरी लाइन आ गई या हल्की लाइन आ गई इन द सेंस वहां पे एच पाइलोरी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास में ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है अपर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज या हम कहते हैं बेरियम सोलो एक्सरे। बेरियम सोलो एक्सरे ऑलरेडी मैंने जो है वो कार्डिक सिस्टम के अंदर जो मैंने एक टेस्ट करवाया था उसमें करवाया था बेरियम सोलो। फिर से बताता हूँ, इसमें हम क्या कहते हैं दोस्तों, बेरियम जो आइसोटोप बेरियम जो है वो इंजेस्ट करवाते हैं, क्लाइंट को जो है वो पिलवाते हैं। पिलाने के बाद वो जैसे जैसे बेरियम जहाँ जहाँ जाएगा उसके जो है वो एक्सरे इमेज देखी जाती है। तो देखो यहाँ पे गया और ये बेरियम की इमेज इस तरीके से दिखाई देगी। जहाँ कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, देखो यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, नैरो है, या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो उसको हम एक्सरे के द्वारा जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो बेरियम सल्फेट था वो गिलास में डाल के जो है वो इंजेस्ट करवाया तो वो बेरियम जहाँ जहाँ जाएगा उसको हम एक्सरे के द्वारा जो है विजुअलाइजेशन करके देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बेरियम सोलो एक्सरे, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बायोप्सी। बायोप्सी में हम क्या करते हैं दोस्तों, छोटा सा एक सैंपल जो है वो एंडोस्कोपी में जैसे हमने जो है वो ट्यूब डाली, ठीक है, एंडोस्कोपी में जैसे हमने ट्यूब डाली वहां से स्मॉल पार्ट लेते हैं। ये हमारे पास में स्टोमक है और ये स्टोमक का जो है वो इसके अंदर हमने क्या डाला दोस्तों, इसके अंदर जो है वो हमने क्या डाला, एंडोस्कोपी डाला। एंडोस्कोपी के माध्यम से हम छोटा सा जो है वो टिश्यू का पार्ट हम ले लेते हैं, उस पार्ट की जो है वो स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों बायोप्सी। क्लियर है। ए टिश्यू सैंपल इज टेकिंग ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। ड्यूरिंग एंडोस्कोपी के दौरान जो है वो छोटा सा सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, टिश्यू सैंपल हम कलेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं बायोप्सी, टू चेक फॉर एच पाइलोरी और कैंसर, कि कैंसर नहीं है या फिर एच पाइलोरी का कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसको हम जो है वो चेक करते हैं। तो इस तरीके से बायोप्सी जो है वो की जाती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी हमारे पास में एंडोस्कोपी आ गया उनका स्टरलाइजेशन 2% ग्लूटार एल्डिहाइड से करते हैं। ध्यान रखना, 2% ग्लूटार एल्डिहाइड से जो है वो इसका स्टरलाइजेशन करते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में जो हो पूछा गया कि एक क्लाइंट है जिसका जो है वो स्टोमक में प्रॉब्लम है या एंडोस्कोपी की गई है तो स्टरलाइजेशन किसके द्वारा करोगे, तो 2% ग्लूटार एल्डिहाइड के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो ये हमारे पास में टेस्ट आ गए। टेस्ट में हमने 1 by 1 करके पढ़ा। पहले जो है वो हमने क्या देखा था, पहला टेस्ट देखा था हमारे पास में, दैट इज कार्ड हमारे पास में एंडोस्कोपी। सेकंड टेस्ट आ गया हमारे पास में एच पाइलोरी टेस्ट, जिसके अंदर हमने 3 पढ़े थे, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। तीसरा था हमारे पास में अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज या हम कहते हैं बेरियम सोलो एक्सरे, और फोर्थ आ गया हमारे पास में बायोप्सी। इन चारों के द्वारा हम देख सकते हैं कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का जो है वो ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके ट्रीटमेंट से ही आते हैं, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं जो है वो लिख देता हूँ। तो देखो 1 by 1 करके
ट्रीटमेंट इसका चलेगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन द सेंस कि एसिड ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो हम वो दवाई देंगे जिससे एसिड का प्रोडक्शन जो है वो कम हो। दूसरी चीज, वो दवाई देंगे क्योंकि इसमें म्यूकस लेयर जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो ऐसी दवाई देंगे जिससे म्यूकस लेयर जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। तीसरी चीज, इन्फेक्शन हो रहा है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, तो एंटीबायोटिक भी जो है वो देंगे। अब एंटीबायोटिक जो है वो कैसे देंगे, एच पाइलोरी बैक्टीरिया बड़ा जो है वो डेंजरस होता है। जो HCl में जिंदा रह सकता है तो वो बैक्टीरिया सोच सकते हो कितना डेंजरस होगा, तो इसके लिए जो है वो कंबाइंड एंटीबायोटिक देते हैं जिसको एच पाइलोरी किट के नाम से भी जो है वो जाना था। इसमें क्लोथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और मेट्रानिडाजोल, इन तीनों का जो है वो कॉम्बिनेशन देंगे। अभी 1 बाय 1 करके जो है वो आ जाता है। पहली चीज हम क्या देंगे दोस्तों, PPI, प्रोटीन पंप इनहिबिटर देते हैं। प्रोटीन पंप इनहिबिटर क्या करेंगे दोस्तों, ये रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। जैसे ओमेपैराजोल, पेंटापैराजोल, आपने देखा होगा ओमेज के नाम से आती है या पेंटापैराजोल के नाम से जो है वो टेबलेट आती है, ये PPI होती है दोस्तों। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे रेनेटिडिन, ये सब चीजें, रेंटेक, ये होते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये तो क्या कहते हैं, एसिड के सीक्रेशंस को ही डिक्रीज करती है, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास में एसिड प्रोडक्शन को जो है वो डिक्रीज करती है। तो ध्यान रखना, PPI का एग्जांपल काफी बार एग्जाम पूछा गया, PPI से ध्यान रखना, प्रोटीन पंप इनहिबिटर, और ये बेसिकली होता है पेंटापैराजोल या एमेपैराजोल, जिसके पीछे भी जोल आ जाए वो आ गए हमारे पास में दोस्तों PPI। सेकेंड आते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होते हैं, जो हमारे पास में नर्व रिसेप्टर हैं, ठीक है। बेसिकली जो है वो वेगस नर्व होती है, ठीक है ना। वेगस नर्व के रिसेप्टर को जो है ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन होता है। एग्जांपल होगा रेनेटिडिन, फोमेटिडिन, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एंटा एसिड क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल में जो है वो एंटा एसिड का जो है वो सिरप दिया जाता है, ठीक है। जैसे रेलसर जेल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो दी जाती है। ये क्या करते हैं दोस्तों, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ। ये क्या होता है, जो ऑलरेडी एसिड प्रोडक्शन हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये तो क्या करते हैं, ये तो बेसिकली एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। ये नर्व स्टिमुलेशन को डिक्रीज करके एसिड प्रोडक्शन करवाते हैं, डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन करवाते हैं। और एंटा एसिड क्या करवाते हैं दोस्तों, जो एसिड ऑलरेडी स्टोमक में बन चुका उसको न्यूट्रलाइज कराते हैं। जैसे एंटा एसिड सिरप आती है, या रेलसर जेल आती है, या म्यूकेन जेल आती है, बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। ये आती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो एसिड ऑलरेडी बन चुका है उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि म्यूकस लेयर डैमेज हो चुकी है, तो इसमें हम जो है वो देते हैं म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट देते हैं। जैसे हमारे पास में मीजाप्रिस्टोल या सुक्राल फेट जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। सुक्राल फेट दी जाती है। ये क्या करते हैं, हेल्प हील द अल्सर, जो अल्सर अंदर हो चुके हैं या जो इनर लेयर डैमेज हो चुकी है उसको जो है वो ठीक करते हैं, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आती है एंटीबायोटिक। अब देखो इसकी एंटीबायोटिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में जो है वो पूछी गई है। इसी में हम एंटीबायोटिक में फॉर जो है वो एच पाइलोरी के लिए जो है स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन दिया जाता है एंटीबायोटिक का। कौन कौन सा, कंबाइन थेरेपी बोलते हैं इसको, एच पाइलोरी किट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जामिनर पूछ सकता है एच पाइलोरी किट, ठीक है, एच पाइलोरी किट। इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास में 3 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन आता है। कौन कौन सा, एक आता है हमारे पास में 2 एंटीबायोटिक होते हैं, एक जो है हमारे पास में PPI होता है, क्लेथ्रोमाइसिन आता है, एमोक्सिसिलिन आता है और मेट्रानिडाजोल आता है। इस तरीके से जो है वो आता है। ये देखो HP किट, एच पाइलोरी किट, जो कि मैंने आपको बताया था एच पाइलोरी किट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एच पाइलोरी किट के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, मॉर्निंग टाइम पे और फिक्स, ठीक है, मॉर्निंग टाइम पे 3 डोज ली जाती है। कौन कौन सी ली जाती है, एक एमोक्सिसिलिन ली जाएगी, एक टिंडरनिडाजोल जाएगी, एक ओमेपैराजोल जो है वो ली जाएगी। और इवनिंग टाइम पे भी एमोक्सिसिलिन, टिंडाजोल एंड ओमेपैराजोल, इस तरीके से जो है वो कॉम्बिनेशन लिया जाता है। या फिर क्लिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन या मेट्राजोल का जो है वो कॉम्बिनेशन लिया जाता है। ये हो गया हमारे पास में एच पाइलोरी किट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, जो NSAID ड्रग्स थे उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है वो सर दर्द होता है तो डिस्प्रिन वगैरह ले लेते हैं, तो ये भी एक NSAID ड्रग्स है, तो उसको जो है वो अवॉइड कर देंगे। यानी कि अवॉइड NSAID ड्रग्स। अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो उसको अवॉइड कर देंगे। कैफीन, बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास में चाय वगैरह या कॉफ़ी वगैरह ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करेंगे। एंड स्मोकिंग को जो है वो अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट, ईट स्मॉलर मोर फ्रिक्वेंट, बार बार खाना है
थोड़ा थोड़ा खाना है, भूखा रहना नहीं है, पेट भर खाना नहीं है, ये जो है वो प्रिंसिपल लागू हो जाएगा। ईट स्मॉलर, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, एंड मोर फ्रिक्वेंट खाएंगे, थोड़े थोड़े अंतराल पे जो खाएंगे। ऐसा नहीं है भरपेट सुबह खा लिया देन उसके बाद शाम को खा लिया, नहीं, आप उतनी ही रोटी खाइए। जैसे सुबह आप 5 रोटी खाते हो, शाम को आप 4 रोटी खाते हो, तो 9 रोटी खाइए, लेकिन उसको 2-2 करके जो है वो 4 टाइम खाइए। तो इस तरीके से जो है वो खा सकते हो। मैनेज स्ट्रेस थ्रू आउट रिलैक्सेशन टेक्निक, स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा देन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, वेगस नर्व स्टिमुलेशन होगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट करेगी तो HCl का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो स्ट्रेस को मैनेज करना है किसके थ्रू? थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू जो है वो स्ट्रेस को मेंटेन करना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सर्जरी। सर्जरी के द्वारा बहुत सीवियर केस हो जाएगा, मान लो बहुत ज़्यादा जो है वो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपने एंटीबायोटिक थेरेपी भी देख लिया है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी देख लिया, फिर भी जो है वो एसिड प्रोडक्शन नहीं रुका है, तो फिर हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में हम 3 टाइप की सर्जरी करते हैं, 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले आ गई वेगोटोमी, नाम से चला है, वेगो मतलब वेगस और टोमी मतलब कट। वेगो ये बना हुआ हमारे पास में वेगस नर्व से, ठीक है, वेगस नर्व से, और टोमी जो है वो बना हुआ है कट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से रखना, वेगस नर्व हमारे पास में सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व आती है, सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, लार्जेस्ट तो ट्राइजेमिनल है, सबसे लॉन्गेस्ट आती है। जितने भी हमारे पास में क्रेनियल नर्व है, ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज में जो है वो क्रेनियल नर्व पढ़ा रखा है, तो जितने भी हमारे पास में क्रेनियल नर्व है वो सारी की सारी यहाँ तक जो है वो गले तक जो है वो फिनिश होती है। लेकिन वेगस नर्व ही एक ऐसी होती है जो ऊपर सर से चलती है, यहाँ क्रॉस करती है, डायफ्राम को भी क्रॉस करके जो है वो स्टोमक तक जाती है, एब्डोमिनल तक जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेगस नर्व, ठीक है। और जितने भी हमारे पास में नर्व है वो ऑलमोस्ट जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाती है, लेकिन एक वेगस नर्व ही ऐसी है जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो करवाती है। अब देखो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाएगा तो HCl का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा, तो उस वेगस नर्व को जो है वो थोड़ा सा काट दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं वेगोटोमी। देखो ध्यान से, कटिंग द वेगस नर्व टू रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन। देखो वेगस नर्व क्या कराती है? एसिड का प्रोडक्शन कराती है। तो अब वेगस नर्व को अगर थोड़ा बहुत काट दें तो एसिड प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वेगोटोमी जो है वो 3 तरीके की जाती है। पहली आ जाते हैं हमारे पास में टनल वेगोटोमी, सेकेंड आते हैं सेलेक्टिव वेगोटोमी, और थर्ड आती है हाईली सेलेक्टिव वेगोटोमी। नाम से पता चला। पहला आ गया हमारे पास में टनल वेगोटोमी। टनल वेगोटोमी में क्या होता है कि एक लार्ज वेन, यानी कि जो हमारे पास में वेगस नर्व की एक लार्ज ब्रांच थी उसको ही कट कर दिया जाएगा। मतलब कि बहुत लार्ज वेगस नर्व को जो है वो कट कर, वेगस नर्व की ब्रांचेज आ गई, मान लो 10 ब्रांचेज आ गई, या 2 बड़ी ब्रांचेज हैं, उसके बाद 5 छोटी ब्रांचेज हैं, तो एक 5 वाली ब्रांच को ही काट दिया, उसको हम बोलते हैं टनल वेगोटोमी। एक पूरी टनल वाली को ही जो है वो काट के रख दिया, उसको बोलते हैं टनल वेगोटोमी। ये बहुत ज्यादा जो है वो एसिड प्रोडक्शन की कंडीशन में किया जाता है। सेकंड आ गया हमारे पास में सेलेक्टिव वेगोटोमी। सेलेक्टिव वेगोटोमी में क्या आता है, उस 5 में से भी 3 को हटा दिया, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव वेगोटोमी। तीसरी आती है हाईली सेलेक्टिव वेगोटोमी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत सारी ब्रांचेज थी, उसमें से भी कुछ ब्रांचों को ही हटा गया, इसको बोलते हैं हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी। क्लियर है? इतना समझो, टनल वेगोटोमी में हम ज्यादातर मसल्स को, ज्यादातर नर्व को जो है वो कट कर देते हैं। सेलेक्टिव वेगोटोमी में हम जो है वो सेलेक्ट करके वेगस नर्व को कट करते हैं। हाईली सिलेक्टिव में जो उसकी स्मॉलर ब्रांचेज है उसमें भी जो है वो कुछ ब्रांच को कट करते हैं, इसको हम बोलते हैं वेगोटोमी। ये तीनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों पाइलोरोप्लास्टी। सेकंड आ गया पाइलोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास में जो पाइलोरिस रीजन होता है, यहाँ पे भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अब पाइलोरिस रीजन क्या होता है दोस्तों, सिकुड़ा हुआ रहता है। नॉर्मली हेल्दी पर्सन में पाइलोरिस रीजन सिकुड़ा हुआ मिलता है। उसका कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि खाना ज्यादा समय तक जो है वो हमारे पास में स्टोमक में रहे, ताकि अच्छे से जो है वो मिक्स हो सके। इसके लिए भगवान ने ऐसा ही बनाया गया है कि ऊपर तो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, और नीचे की साइड में पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होता है, वो बेसिकली जो है वो नेरो होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, पाइलोरोप्लास्टी में उसको वाइड कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी खाना आया वो सीधा आगे की तरफ निकल जाएगा और एसिड ज्यादा जो है वो यहां तक रुकेगा नहीं। तो इसको हम बोलते हैं पाइलोरोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं, वाइडनिंग द स्टोमक आउटलेट टू इंप्रूव एम्पटी, यानी कि जो हमारे पास में पाइलोरिस रीजन है, भगवान ने किस लिए बनाया छोटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक जो है वो हमारे पास में स्टोमक में खाना रहे। लेकिन
एसिड ज़्यादा बन रहा है तो हम नहीं चाहते कि ज़्यादा देर वहाँ खाना रहे, तो पाइलोरोप्लास्टी कर देते हैं। पाइलोरिक वाले रीजन को देखो, यहाँ वाले रीजन को जो है वो बड़ा कर देते हैं ताकि खाना जो है वो स्टोमक में रहने, थोड़ा खाया तुरंत जो है वो खाली हो गया। वाइडनिंग द स्टोमक, स्टोमक को जो है वो चौड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आउटलेट टू इम्प्रूव एम्पेटिंग, ठीक है, आउटलेट बढ़ जाएगा जिससे जल्दी से खाना जो है वो बाहर निकल जाएगा, बाहर इन द सेंस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी में क्या करते हैं, उसमें तो हमने वेगस नर्वो को काटा था, इसमें हम स्टोमक को ही जो है वो काट देते हैं। अगर अल्सर बहुत ज्यादा हो गया तो कुछ पार्ट को ही जो है वो हम हटा देते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। अगर फुल हटा देंगे उसको हम बोलेंगे कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी, लेकिन अगर उसका कुछ पार्ट हटा देंगे उसको हम बोलेंगे पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। इसमें देखो, रिमूविंग पार्ट ऑफ स्टोमक इन द सीवियर केसेज, अगर मान के चलिए वहां पे पस फॉर्मेशन हो चुका है, बहुत ज्यादा जो है वो अल्सर अपनी लार्ज ग्रोथ में जा चुका है, तो हम क्या करते हैं, स्टोमक वाले पार्ट को ही हटा देते हैं, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। अगर पूरा हटा देंगे तो उसको बोलेंगे कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी, अगर कुछ पार्ट हम हटाएंगे उसको बोलेंगे पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। इसमें हम स्टोमक का पार्ट रिमूव करके जो हमारे पास में इंटेस्टाइन का पार्ट था, ठीक है, जेजुनम का, डायरेक्ट स्टोमक से कनेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। क्लियर है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में गैस्ट्रिक अल्सर और डुडेनल अल्सर में जो है वो क्या डिफरेंशिएट है, फिर हमारी क्लास जो है वो फिनिश हो जाएगी। अब देखो, गैस्ट्रिक अल्सर और डुडेनल अल्सर में एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आता है, खास तौर से एक दो जो है वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बिफोर फूड जो है वो किस में होता है और आफ्टर फूड जो है वो किस में रिलीफ मिलेगा। तो अगर गैस्ट्रिक डुडेनल अल्सर है तो खाना खाने के बाद जो है वो रिलीफ मिलेगा, और अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो खाना खाने से पहले जो है वो रिलीफ मिलेगा। तो वन बाय वन करके इसके दोनों को डिफरेंशिएट को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज की। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है बेसिकली जो है वो किस में देखने को मिलता है दोस्तों, ओल्ड एज पर्सन में देखने को मिलेगा। गैस्ट्रिक अल्सर बूढ़े लोगों में देखने को मिलेगा बिटवीन द एज ग्रुप 50 to 60, और डुडेनल अल्सर जो है वो यंग एज वालों में देखने को मिलेगा, यानी कि एज ग्रुप जो है वो 20 to 50 एज ग्रुप वाले होंगे, उनमें डुडेनल अल्सर देखने को मिलेगा। मेल फीमेल रेशियो की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो इक्वली होता है, जितना मेल में होता है उतना ही फीमेल में होता है, लेकिन जो डुडेनल अल्सर है दोस्तों वो मेल में सबसे ज्यादा होता है 2:1। अगर हम जो है वो 20 लोगों को इकट्ठा करें तो उसमें हमारे पास में जो है वो 15 तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल होंगे और 5 जो है वो फीमेल होगी। 2:1 का रेशियो जो है वो देखने को मिलेगा। अब अगर हम पेन की बात करें तो इसमें पेन हमें कहाँ फील होगा, डुडेनल अल्सर में जो हो पेन फील होगा, पेन फील्ड ओवर द अम्बिलिकस लेफ्ट द मिड लाइन, यानी कि जो हमारे पास में अम्बिलिकस वाला एरिया है वहां पे जो है वो फील होगा, और किधर की साइड में, लेफ्ट टू मिड लाइन, लेफ्ट साइड में जो होगा, क्योंकि स्टोमक यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन डुडेनल अल्सर का पेन कहाँ पे सिक्रेट होगा, फेट अबाउट द अम्बिलिकस एंड राइट टू मिड लाइन, क्योंकि डुडेनल तो इधर है, डुडेनम तो इधर राइट साइड में है, यही तो है ना, तो राइट साइड में जो है वो बेसिकली जो है वो कहाँ पे होगा, डुडेनल अल्सर का पेन होगा। पेन टू रेडिएशन, यानी कि अगर हमारे पास में गैस्ट्रिक अल्सर का पेन है तो कोई रेडिएट नहीं होगा, वो यहीं पे हो रहा है तो यहीं पे होके रह जाएगा, यहीं पे होके रह जाएगा। जबकि डुडेनल अल्सर का जो पेन है वो पीछे की साइड में रेडिएट होता है, सामने से शुरू होगा और पीछे की साइड में जाएगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ पेन, ये भी पीरियडिकल होता है, ये भी पीरियडिकल होता है, यानी कि लगातार जो है वो बढ़ता रहता है। वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस ड्यू टू रिड्यूस इंटेक, क्योंकि खाना आदमी जो है वो कम खाता है, गैस्ट्रिक अल्सर है इसलिए खाना कम खाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। और डुडेनल अल्सर में किसी भी प्रकार का वेट लॉस जो हो हमें दिखाई नहीं देता है। हेमरेज की बात करें तो इसमें हमारे पास में जो हेमेटोमेसिस देखने को मिलेगा, जो कि मैंने उस टाइम पे भी जो है वो बताया था, तो आप इसको इंपॉर्टेंट कीजिए, देन इसके बाद जो है वो एज ग्रुप को, जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं लगा रहा हूं। तो हेमरेज की बात करें तो हेमेटोमेसिस देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक में अल्सर हुआ तो ब्लीडिंग यहाँ पे चालू हुआ, तो जैसे वोमिटिंग करेंगे तो उसके साथ ब्लड आ जाएगा। लेकिन अगर डुडेनल अल्सर है तो डुडेनल अल्सर में वहाँ का जो है वो कंटेंट वोमिटिंग के थ्रू बाहर नहीं आएगा, वोमिटिंग के बाहर तो जो है वो इसोफेगस या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट ही आएगा, और ये जो है वो बेसिकली कहाँ से निकल के आएगा, ये नीचे की साइड से अंदर नहीं आएगा, तो वो जो ब्लीडिंग है वो आगे की चला जाएगा और इसमें जो है वो मेलेना देखने को मिलेगा। गैस्ट्रिक सिम्टम्स की बात करें तो ये होता है सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुलनेस, इंडाइजेशन, हार्टबर्न, गैस ट्रबल एंड ब्लीचिंग जो है वो देखने को मिलेगा। जबकि डुडेनल अल्सर में ब्लोटिंग, फीलिंग और इंटेस्टाइनल गैस ही देखने को मिलेगी। मैलिग्नेंसी की बात करें तो इसमें मोर चांसेस होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर में जो है वो चांसेस मोर होते हैं, जबकि डुडेनल अल्सर में जो है वो मैलिग्नेंसी या कहें स्टोमक कैंसर के चांसेस जो है वो कम होंगे। देन उसके बाद आता है एग्रीगेटिव फैक्टर,
ये जो है वो बेसिकली इमीडिएटली आफ्टर फूड, यानी कि जैसे खाना खाओगे देन उसके बाद जो है वो किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन 1 to 2 आफ्टर फूड व्हेन स्टोमक गेट एम्प्टी देन पेन जो है वो ज़्यादा होगा। एंड उसके बाद था हमारे पास में एम्बुलेटिंग फैक्टर, यानी कि वोमिटिंग और एल्कलाइन फूड देखने को मिलेगा, और ये जो है वो आफ्टर टेकिंग फूड जो है वो रिलीफ मिलेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ हो गई हमारे पास में डुडेनल अल्सर और पेप्टिक अल्सर के डिफरेंशिएट। नेक्स्ट और लास्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब आपने सारी चीज़ पढ़ ली, एटियोलॉजी पढ़ ली, डायग्नोसिस पढ़ लिया, ट्रीटमेंट पढ़ लिया, तो कैसे प्रिवेंशन करोगे? ऑफ कोर्स पहला प्रिवेंशन आ जाता है अवॉइड द लॉन्ग टर्म जो है वो NSAID ड्रग्स जो है वो नहीं लेंगे, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और खाना जो है वो फ्रिक्वेंटली खाएंगे, थोड़े थोड़े अंतराल पे खाएंगे। लिमिट अल्कोहल एंड कैफीन इंटेक, कैफीन इंटेक और अल्कोहल जो है वो कम कर देंगे। स्मोकिंग जो है वो क्वाइट कर देंगे, स्ट्रेस को मैनेज कर देंगे, आई थिंक ऑलरेडी जो है वो डिस्कशन हो चुका है। एंड मैनेज प्रॉपर हाइजीन टू प्रिवेंट H. पाइलोरी इन्फेक्शन, H. पाइलोरी इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए प्रॉपर जो है वो हाइजीन मेंटेन करेंगे। एंड ईट बैलेंस्ड डाइट रिच फाइबर एंड प्रोबायोटिक, ये भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। रिच फाइबर डाइट एंड प्रोबायोटिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन हो गया पेप्टिक अल्सर डिजीज एक कॉमन बट ट्रीटेबल कंडीशन। पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है वो कॉमन है एंड ट्रीटेबल कंडीशन है। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन को जो है वो कम किया जा सकता है। इफ सिम्टम्स लाइक परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, ब्लड इन स्टूल, वॉमिटिंग अकर्स, सीकिंग मेडिकल अटेंशन इज क्रूशियल। अगर किसी को लंबे समय तक जो है वो एब्डोमिनल पेन है या ब्लड जो है वो स्टूल में दिख रहा है या वॉमिटिंग जो है बार बार हो रही है, तो उसमें हमें मेडिकल अटेंशन की जो है वो ज़रूरत है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं फिनिश होती है। आज की क्लास में हमने सबसे पहले जो है गैस्ट्रिक अल्सर की जो है वो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, देन हमने H. पाइलोरी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद में हमारे पास में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसके बारे में पढ़ा। H. पाइलोरी कैसे इंटरनल लेयर जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं उसको किस तरीके से डैमेज करता है वो सारी चीज़ें देखी। देन उसके हमने टाइप देखे, गैस्ट्रिक, डुडेनल और इसोफेजियल अल्सर देखे। देन हमने जो है वो इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखे। देन उसके बाद हमने इसके ट्रीटमेंट देखे। देन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन इसमें देखे। देन उसके बाद स्टोमक अल्सर और डुडेनल अल्सर का जो है वो डिफरेंशिएट देखा। आई होप आपको ये क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास कैसे लगी ये इसके बारे में जो है वो 2 शब्द जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट ही जो है हमारे पास में मोटिवेशनल है। और भी कोई टॉपिक अगर आपको हार्ड लगता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो साइकेट्री का हो, चाहे वो गायनिक का हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, आप जो है वो कमेंट करके जो है वो बता दीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।